ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, बहुत ही डिफिकल्ट है, काफ़ी लोगों को मालूम नहीं है चीज़ें, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो देखिए, संविधान का निर्माण जब हुआ है, जो हमें मिला है 26 जनवरी 1950 में, जो हमें मिल गया था संविधान। लेकिन लेकिन ये 26 जनवरी 1950 से पहले हमारे संविधान के निर्माण होने में बहुत सारे समय लगा, जिसको इवोल्यूशन बोला जाता है। कैसे उसका उदय हुआ कि हमें 26 जनवरी 1950 तक हमें संविधान मिला, जो आज का संविधान है। कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 से 60% हमारा आज का संविधान को लिया गया है। 60% हमारा संविधान जो है वो यहाँ से लिया गया है। इसका मतलब ये है कि 1935 बहुत महत्व रखता है। और यदि 1935 महत्व रखता है तो ये जरूरी है जानने के लिए कि क्या ये 1935 तक हमारा संविधान किस तरह से बना, किस तरह से हम आए और यहाँ तक आते आते कितना समय लगा। तो इसकी एक कहानी है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब देखिए, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, थोड़ा देखिए। तो 1935 तक जो हमारा संविधान आया था, ये हमारी कहानी प्रारंभ होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो विनियम है, उसके बाद 1784, उसके बाद आता है आपके 1793, 1813, 1833, उसके बाद आता है 1853, फिर आता है 1858, उसके बाद आता है आपके 1861, फिर आता है 1892, फिर आता है आपके 1909 और आता है फिर 1919 और 1935। इतने सारे अधिनियम से होकर गुजरे हैं हम लोग, और इतने सारे अधिनियम के बाद हमारा संविधान जो बना है वो इस तरह से बना है। ठीक है बच्चे, ध्यान से देखना और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो बच्चे लोग हैं, आप जो समझना चाह रहे हैं, जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनके लिए है। बाकी के लिए तो क्या है, जो पढ़ना नहीं चाहता, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन का आंसर दिया जाए यदि पता ही नहीं है चीजें तो कैसे पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए, इतने सारे अधिनियम को याद करना बड़ा डिफिकल्ट काम है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। कैसे याद किया जाए किसी को समझ में नहीं आता। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक तरीका अपनाते हैं, और मैं मानता हूं कि भारत में ये तरीका मैं ही अपनाता हूं, कोई अपनाता नहीं। आप ध्यान से कहीं पे भी वीडियो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, आप जाके देखिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को एक एक करके पढ़ाते हैं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इतना चीजें हमको पढ़ना, हमें समझ में आएगा क्या। तो देखो, एक हम बना लेते हैं टेबल, और टेबल के साथ हम समझेंगे चीजों को। क्या ये टेबल में हम रखने के बाद उसकी चरित्र को समझेंगे, और चरित्र को समझने के बाद हमको समझ में आएगी कि हमें किस तरह से पढ़ाई करना है। तो देखिए, हमने इसको बांट दिया है इतने अधिनियम को, किस किस में। तो हमने एक को लिखा है विनियम, विनियम का मतलब रेगुलेटिंग, रेगुलेटिंग। दूसरा हमने चार्टर्ड दिया है, इसका नाम चार्टर्ड एक्ट। ठीक है, तीसरा हमने दिया है परिषद अधिनियम, परिषद अधिनियम। और चौथा हमने दिया है भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ये चीजें हैं जो कि इसको जब आप बांटेंगे तो ये 12 के 12 जितने भी है, फिर आपको समझ में आएगी कि चीजें हमें पढ़ना क्या है। तो देखिए, जैसे पहला है विनियम में हम 1773 के एक्ट को रखेंगे, साथ में 1784 के एक्ट को रखेंगे। ठीक है, इसमें एक और है 1781, इसको भी रख सकते हैं। दूसरा चार्टर स्टार्ट होता है आपके 1793, 1813, 1833 और 1853। और परिषद अधिनियम होता है 1861, 1892 और तीसरा होता है 1909। और भारत शासन अधिनियम होता है 58, फिर 1919 और 1935। इसको जब हम बांट लेंगे तो हमको चीजें जो है बड़ा आसान तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि इन जो अनुच्छेद टोटल अधिनियम ये 12-13 बनते हैं, 12-13 को एक एक करके हम पढ़ेंगे तो चीजें जब क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो हमको समझ में आता होता नहीं है कि क्या ये क्वेश्चन जो है वो इसका आंसर कौन होना चाहिए। बड़ा कंफ्यूजिंग है ये चैप्टर। तो हम इसको बांट देंगे तो इससे क्या, इसका चरित्र के बारे में पता चलेगा। जैसे देखिए,
हमने कहा विनियम। विनियम का क्या मतलब होता है? एक नया सिस्टम को लागू करना विनियम कहा जाता है। एक नई सिस्टम बनानी है। जैसे आप 1773 में देखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल बोला गया, ठीक है ना। तो इस तरह के जो सिस्टम लागू होता है, एक नया सिस्टम लागू होगा, उसको विनियम बोला जाएगा। चार्टर्ड का मतलब होता है कि देखिए बेटा 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को एक चार्टर्ड के थ्रू कंपनी बनाता है। चार्टर्ड कुछ नहीं होता है, एक सर्टिफिकेट होती है, और इस सर्टिफिकेट से क्वीन एलिजाबेथ ने सर्टिफिकेट ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था 1600 में, और इस कंपनी का गठन हो गया था। इसका मतलब इस अधिनियम में जो भी चीजें बदलाव आएगा, कंपनी के बिजनेस से बदलाव होगा। तभी आप देखेंगे 1833 में पूरी की पूरी एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। तो चार्टर्ड अधिनियम में जितना भी हम पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंपनी के बिजनेस में, क्या इसका बिजनेस का मोनोपोली बरकरार रहेगी कि नहीं रहेगी। सिंपल सी बात है। अब देखिए परिषद अधिनियम। परिषद अधिनियम का क्या मतलब होता है? परिषद का मतलब होता है आपके विधानसभा और विधान परिषद को बनाना। विधानसभा और विधान परिषद या संसद का निर्माण करना। तभी आप बच्चे देखेंगे यहाँ पर धीरे धीरे सदस्यों में बदलाव होता है, और 1919 में जाके हमें संसद के रूप में क्या मिल जाता है? आज का जो संसद है वो हमें 1919 में मिलता है। कितना मजेदार बात है कि 1919 में हमें संसद मिला था, ठीक है ना। संसद आज का नहीं है, 1919 में मिला था। मतलब यहां से राम कहानी प्रारंभ होती है 1773 से, जाके हमें 1919 में हमें क्या मिलता है? वो मिलता है हमें संसद। तो कोई आपसे क्वेश्चन ये दे देगा कि कब हमारा संसद का निर्माण हुआ है, तो आप कहेंगे 1919 में। और आखिरी है भारत शासन अधिनियम। बेटा भारत शासन अधिनियम का मतलब होता है यही बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, रूल रेगुलेशन, कैसे शासन किया जाए, ये अधिनियम ये बताता है। कहने का मतलब है कि यहां से क्वेश्चन बच्चे बहुत गलत कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि इसका चरित्र क्या है। जैसे विनियम में आएगा 1773, 1784, और इसका मतलब क्या होता है कि नया सिस्टम बनानी है तो उसको विनियम कहा जाएगा। चार्टर्ड का क्या मतलब होता है? चार्टर्ड का मतलब होता है बेटा कि भैया कंपनी का गठन हुआ है एक पेपर से, उसको चार्टर्ड दिया गया है, और उस कंपनी के अंदर कोई भी बदलाव होगा तो इन समझ लो कि इन आर्टिकल में ही होगा। और देखोगे तो इसका 20-20 साल के लिए दिया गया है, 20-20 साल का अंतराल है सब में, 20-20 साल का। परिषद में विधानसभा और विधान परिषद का या संसद का निर्माण करने की प्रक्रिया होगी, और यहाँ पर शासन करने की प्रक्रिया होगी। जब आप इसको टेबल को बना लोगे तब आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि हमको पढ़ना क्या है और हमें क्वेश्चन कैसे, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग है। 13 अधिनियम को आप एक साथ पढ़ भी लोगे तो आपको याद नहीं होगा कि कौन सी में क्या हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए इससे भी महत्वपूर्ण बात है बेटा कि यदि हम कहे ये खत्म हो गया, इस टेबल को बना लीजिएगा घर पे, यदि आप घर पे बना सकते हैं तो, और बहुत बढ़िया, फिर वापस से वीडियो देख सकते हैं इसको बनाने के लिए, बहुत बढ़िया रहेगा। आपको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे और कभी भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। इसको ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कोई नहीं पढ़ाता ऐसे, कोई भी ऐसे नहीं पढ़ाता। मैं ये कोई दावों के साथ ही कह रहा हूं मैं, आप जाके देख लीजिए यूट्यूब पे भरमार है, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इस तरह से कोई पढ़ा दे, कोई बता दे, और वो भी संविधान इतनी डिफिकल्ट चीज है उसको इतनी आसान तरीके से कोई समझा दे, हमको नहीं लगता कि भारत में, मैं पूरा पटना की बात नहीं कर रहा हूँ, समझे। आज आप लोग जानते नहीं है, आप चीजों को समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं मानता हूं पूरे भारतवर्ष में संविधान हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा, इसकी गारंटी देता हूं। वैसे ही देखिए यदि आपसे कोई बोले कि भैया हो क्या रहा है, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहां लिखेंगे 1773 और यहां से लिखेंगे 1935, इसके बीच में आता है एक और स्टेज और उसको बोलते हैं 1858। 1858 से 1773 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, और क्वेश्चन ये कहा जाएगा कि संविधान के किस भाग बनते हुए सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण की बात कर रहा है और कौन सा भाग डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण का बात कर रहा है। तो देखो बेटा, इसको ध्यान से देखो, एक बार में समझ गए तो पूरी कहानी समझ में आ गया, मतलब इतना समझ लो। अब देखो यहां पर रख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, क्या रख देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी, यहां है कंपनी, और यहां पर लिख देते हैं संसद, किसका संसद? ब्रिटेन के संसद, और यहां पर लिख देते हैं भारत के नागरिक, मतलब भारतीय, ये भारतीय है। ये पेज जो संविधान का निर्माण 1935 तक हुआ है, इसमें 3 लोग हैं शामिल, एक है कंपनी, दूसरा कौन है? जो संसद है, किसका संसद? तो ब्रिटेन के संसद है बेटा, और
चौथा कौन है? तो भारतीय हम लोग खुद है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए आप संविधान के प्रेम्बल प्रस्तावना में देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के निवासी 3 लोग हैं। तो इस संविधान के निर्माण में देखिए क्या हो रहा है, यहां से शक्तियां छीना जाएगा धीरे धीरे, और 1858 के आते आते संसद के पास फुल शक्ति आ जाएगी, पूरी तरह शक्ति आ जाएगी, ये पावरफुल हो जाएगा। यहां पर भारत में होगा क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पे राज करेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से धीरे धीरे शक्तियों को छीना जाएगा, और ये शक्तियां किसके पास आएगी? संसद के पास आएगी। इस प्रोसेस को सेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस बोला जाता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीकरण है ये शक्तियों का। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि भैया एक बंदे से शक्ति छीनी जा रही है और दूसरे बंदे पर आया जा रहा है। देखो कितना महत्वपूर्ण है ये, ऐसे याद कर, ऐसे समझना है आप लोगों को। समझने में क्या है ना कि इसीलिए बहुत सारे लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि चीजें चल क्या रही है। तो इस प्रोसेस को केंद्रीकरण बोला जाएगा, और यहां से ये जो प्रोसेस है इसको डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर बोला जाता है। और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब बेटा होता है विकेंद्रीकरण। किसका विकेंद्रीकरण? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। मतलब शक्ति जो है संसद से उठ के धीरे धीरे 1935 तक भारतीयों के पास आएगा। ये है प्रोसेस, ये है संविधान का निर्माण, ऐसे हुआ है संविधान का निर्माण। आज का जो हमारा संविधान बना है, संविधान बनने में बेटा ये समय चीजें लगा है। 1773 से 1935 के बीच में पहले शक्तियां किसके पास? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। इससे छीना किसने? संसद ने छीना, और संसद ने फिर हमें शक्तियां दी जो भारतीयों को 1935 तक शक्तियां दे देगी, और यही से 60% जो है वो संविधान हमारे पास चला आएगा, जो कि 26 जनवरी 1950 में मिला है। सिंपल सी बात, ऐसे समझना है मेरे बच्चों, ऐसे समझना है। यही समझ में नहीं आता, क्वेश्चन आता है फिर ऊपर नीचे लोग देखने लगते हैं। समझ में आए? डेटा खर्च क्या है ना कि रील्स बना बना के रील्स को देखते रहना। एक चीज मैं बता देता हूं कि देखो बेटा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस समय हमारे ऊपर राज किया था, वैसे ही डेटा की बात है बेटा। डेटा जितना खर्च करते हो, इसका जो है ना, इसकी कमांड किसी और के पास जा रही है, और यही कोलोनाइजेशन हो रहा है। एक समय बहुत पहले जो है ना हमारे पर राज ब्रिटेन ने किया था। वो कैसे किया था कि भैया कंपनी ने किया था हमको पागल बना के। और कैसे पागल बनाया था कि हम, उनको तो चाहिए था मसाला, और मसाला के चक्कर में हम भारतीय हो गए उनके अधीन। एक तो कहानी ये है। दूसरी कहानी है कि आज भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या तो आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो आप 1 GB 2 GB डाटा रोज खत्म करते हो बेटा, ये आपको शक्तियां जो है वो कंपनियों के पास जा रहा है फिर वापस, क्योंकि आपका प्राइवेसी का हनन हो रहा है। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम आएगा। कहां पर काम आएगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और यही डेटा की जरूरत है। कहा जाता है 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। विश्व $1 ट्रिलियन। इतना तो सोना चांदी में भी पैसा नहीं है जितना आप डेटा को रोज खर्च करते हो उसमें है। इसका मतलब पढ़ाई कर लो, वो बेहतर है। पढ़ाई करोगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ पाओगे बेटा, नहीं तो कहानी वही हो जाएगी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया 1773 से पहले, फिर संसद ने किया, अब फिर हमको आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ी, तब जाके हमें क्या मिला? संविधान मिला है। समझ में आया? बहुत महत्वपूर्ण चीज है। नहीं समझ में आता चीजों को ना, नहीं समझ में आता है। एक पढ़ाने का तरीका होता है। कोई अभी से देखो 50 क्वेश्चन आएगा। लोगों को पता नहीं है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम पढ़ते क्यों हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बेटा इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए 1935 का संविधान। और ये 1935 का संविधान हमको कैसे मिला? तो ये कहानी है 1773 से लेकर 1858 के बीच में गैप आता है, फिर 1935। ये कहानी है कि कंपनी हमारे ऊपर राज करेगी, कंपनी से पावर संसद छीनेगा, किसका? ब्रिटेन का। और उसके बाद ये कहानी हमको दी जाएगी, हमारा संविधान 1935 में। उसके बाद 1947 में हम आजाद हो जाएंगे, और वहां से संविधान के 60% हिस्सा हम ले लेंगे, और वहीं से हमारा कानून, हमारा संविधान चलना प्रारंभ हो जाएगा। ये कहानी है, ये कहानी है। अब हमने जो टेबल आप लोगों को बताया था, उस टेबल में याद रखिए क्या बताया था। हमने कहा था कि देखो बेटा, ये है कहानी कि भैया विनियम 1773 को हमने विनियम कहा था। अब ध्यान से देखिएगा, विनियम मतलब नया प्रणाली कैसे बनेगा और कैसे बनाया जाएगा, तो इसको देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं समझ में आता है भाई, नहीं कर पाओगे, चाहे कितना कोशिश कर लो, कितना कोशिश कर लो कि सर यहाँ जाके वहां जाके इसी पढ़ाई के लिए बेटा जाके
बड़े बड़े संस्थाओं में किसी का नाम नहीं लेंगे, वो जाके लाख लाख 1.5 लाख रुपया देते हैं, तब जाके पढ़ाई समझ में आती है। तो आपको बहुत कम चीजों में दिया जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है चीजें। ठीक है, कोई बात नहीं, होत पछतात क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यही बात है बेटा। तो ये काम नहीं करना है, जागृत बनिए, जागृत बनेंगे तो आपका ही कल्याण होगा। इंसानी जीवन में आप आए हैं तो भैया नॉलेज के लिए आए हैं, और कोई काम नहीं है इस संसार में। हम तो एवोल्यूशन के पार्ट है, हम लोग एवोल्यूशन का पार्ट का मतलब जैसे संविधान का एवोल्यूशन 1773 से प्रारंभ हुआ, वैसे ही हम ओशन से निकल के धरती पे पहुंच गए, होमोसेपियन से। इतनी बड़ी एवोल्यूशन हुई है और उसी का भाग है हम लोग। तो आगे देखिए, पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये बड़ा गजब है। हमने टेबल बनवाया था और टेबल में क्या कहा था कि बेटा इस टेबल को ऐसे समझना है। कैसे समझना है कि भैया इसमें 1773, 1781 और 1784, ये तीनों के तीनों को क्या बोलेंगे, विनियम या अधिनियम बोलेंगे। और विनियम और अधिनियम के बारे में हम लोगों ने उस समय डिस्कस किया था। इसका मतलब होता है नया सिस्टम बना देना। तो बताओ सर, पूछो हमसे, बताओ सर नया सिस्टम आपने कैसे डेवलप करवा दी। तो देखो कैसे डेवलप करवा दी बेटा। तो ये कहानी 1773 में पहली बार प्रारंभ होता है। और 1773 में ही क्यों होता है, ऐसा क्या कारण बना 1773 का। तो लोग कहते हैं कि 1773 से पहले 2 लड़ाइयां हुई थी। एक का बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है, बैटल ऑफ बक्सर, और दूसरा बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी। ये 2 लड़ाई है जो कि भारत को क्या कर दिया था, अधीनता दे दिया था। किससे अधीनता दे दिया था, किससे अधीनता दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक कंपनी हमारे ऊपर 2 लड़ाई लड़ी और 2 लड़ाई लड़के हमको हराया, और हराने के बाद क्या कर दिया, भारत में एक नया साम्राज्य बनाना प्रारंभ कर दिया। अब ये साम्राज्य बनाना प्रारंभ तो किया ही, उसके साथ हमारी एक्सप्लॉयटेशन, हमारा शोषण का सिद्धांत प्रारंभ हो गया। और इतना शोषण हुआ कि इनके पास खुद पैसे नहीं बचे, तो ये क्या करने लगे कि ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश संसद से भीख मांगने लगे कि भैया हमको पैसा दे दो, हमारे पैसे की जरूरत है। जब ये आया बात कि भैया हमारे पैसे की जरूरत है, तो संसद, जो ब्रिटेन के सांसद है, उसकी पहली बार आंखें खुलती है और कहता है कि भैया ऐसे कैसे, इतने भारत के ऊपर इतना राज कर रहे हो, इतने सारे चीजें तुम्हारे पास, टैक्स आ रहा है। द्वैध शासन जो रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था, क्या था द्वैध शासन, उसमें कहा गया था, द्वैध शासन में क्या कहा गया था कि देखो भाई, जो राजा लोग हैं वो प्रशासन संभालेंगे। देखो कितना चालाक है अंग्रेज, कितना चालाक है अंग्रेज। राजा से बोला प्रशासन संभालो और खुद पैसा संभालेंगे, खुद पैसा संभालेंगे। इसको द्वैध शासन बोला जाता है रॉबर्ट क्लाइव का। यही विनाश का कारण हुआ और वहीं से एराइज हुआ नया अधिनियम का, जिसको बोलेंगे क्या, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो देखो भाई 1773 में क्या क्या हुआ। तो भाई जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे जगह को जीत ली, उसमें महत्वपूर्ण जगह यह था, कौन कौन सा, तो बंगाल था पहला, दूसरा कौन था, मद्रास था, तीसरा बम्बे था। ये 3 जगह थी जिसको कब्जा पूर्ण रूप से कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। जब ये 3 जगह के कब्जा हो गया था, तो इनके दिमाग में ये आया कि काम करते हैं भैया, प्रशासन करना है। जब प्रशासन करना है तो एक हमें नया सिस्टम लागू करना होगा, और वो नया सिस्टम क्या होगा, किस तरह से होगा। तो जब भी कोई देश के लोग बात करते हैं बच्चे, तो देश की बात के साथ क्या होता है, ये कहा जाता है कि हमें राजधानी बनानी है, पहले राजधानी बनानी है। जैसे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है, वैसे ही उस समय इन लोगों ने सोचा कि भैया हमें भी क्या करना है, एक राजधानी बनानी है। और इस राजधानी बनाने के लिए इन्होंने क्या कर दिया, तो ऐसा कर दिया बेटा कि देखो भाई, ये हुए इनकी प्रेसिडेंसी, ये है बंगाल प्रेसिडेंसी बोला जाता है। जैसे आज प्रांत बोला जाता है, उस समय क्या बोला जाता था, प्रेसिडेंसी, और दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बे। ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। जैसे आज का प्रांत है, हमारा राज्य है, वैसे ही उस समय क्या होता था, उनका प्रेसिडेंसी होता था। इसमें से एक राजधानी बनानी थी, तो राजधानी बनाने के लिए उन्होंने किसको चूज किया, ये बंगाल को चूज कर लिया। और तभी तो देखेंगे पहली बार इन सब में गवर्नर बैठे हुए हैं, सब में गवर्नर बैठे हुए हैं। सब में क्या बैठा हुआ है, तो गवर्नर बैठा हुआ है। अब गवर्नर को क्या करना था बेटा,
गवर्नर को क्या करना था, सब में गवर्नर तो बैठा हुआ है, तो एक गवर्नर को शक्तियां देनी थी और वही तो उन्होंने किया। 1773 में ये रटना क्यों है, तो 3 प्रेसिडेंसी में से बंगाल के जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का मतलब आज के चीफ मिनिस्टर, इस गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल। वाह क्या बात है। देखो जिसको राजधानी बनेगी उसको ही शक्ति मिलेगी, और शक्ति 3 प्रेसिडेंसी में किसको मिला, शक्ति किसको मिला, शक्ति मिला बंगाल को, और इसीलिए तो बंगाल के गवर्नर जनरल हो गया। और बंगाल के गवर्नर जनरल में दिमाग लगा दिया, क्या दिमाग लगा दिया कि इसके अंदर मद्रास को कर दिया, मद्रास को, और दूसरा बम्बे को। पहला प्रणाली बन गई 1773 के रेगुलेशन एक्ट में। ध्यान से देखिए क्या प्रणाली बनी कि बंगाल प्रांत को राजधानी बना दिया इन लोगों ने, बंगाल के प्रांत को राजधानी बनाया, और राजधानी बनाया तो बाकियों को इसके अंतर्गत ला दिया। यहां तो बैठे हैं गवर्नर और गवर्नर, और ये हो गया बंगाल के गवर्नर जनरल। ये है कहानी। उनको लगा कि बंगाली एक ऐसा है जहां पर क्या करा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है सारे राज्यों को, तो उन्होंने बंगाल को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया और बाकियों को इसके अंतर्गत ला दिया। यह पहला संवैधानिक प्रशासनिक बदलाव था ब्रिटेन के सांसद को, और ब्रिटेन के सांसद ने यह पहला बदलाव किया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। उन्होंने क्या कहा कि भैया अब बंगाल के जो गवर्नर है वो बंगाल के गवर्नर जनरल होगा, और बाकी जितने भी प्रांत है इसके अधीन हो जाएगा। इसको शक्ति दे दी गई बंगाल को। क्या गजब की बात इन्होंने कहा कि भैया शक्ति दे दी। अब यदि शक्ति दे दी बंगाल के गवर्नर जनरल को, तो यहां पर एक और काम किया, और वो काम क्या किया कि इसकी सहायता के लिए 4 बंदे को रख लिया, 4 बंदे को, कि भैया तुम लोग काम करो, ये इनकी सहायता करना, किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल को। ऐसे ऐसे संविधान का निर्माण हुआ है बच्चे, ऐसे सिस्टम बने हैं। तो पहला जो सिस्टम बना 1773 के रेगुलेशन एक्ट से, बंगाल को राजधानी बना गया, कलकत्ता को बंगाल को केंद्र बना दिया गया, इस केंद्र के अधीन बाकी प्रांतों को ला दिया गया और इसको शक्ति दी गई। इसके साथ बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या किया गया, इनको सहायता के लिए 4 बंदे को दे दिया। ये प्रणाली थी, ये सिस्टम था, ऐसा सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है ना। दूसरा चीज है कि एक और चीज करी गई, पहली बार 1773 में ही करी गई, और वो कहानी क्या था कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, भारत का नहीं, याद रखना, बंगाल के सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया 1774 में, और इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एलिजा एम्पे पहले, एलिजा एम्पे थे, और 3 और जज को रख दिया गया। ये दूसरी प्रणाली का निर्माण हुआ। मैंने पहले ही बताया था कि विनियम का मतलब होता है नया सिस्टम लागू करना, और नया सिस्टम कैसे लागू किया, तो बंगाल को केंद्र बना के बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया, कितने, 1774 में। कौन सा अधिनियम था, 1773 के अधिनियम सर। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था आप पूछेंगे, एलिजा एम्पे थे, और इनकी सहायता के लिए 3 जज को और अपॉइंट किया गया। यह दूसरा सिस्टम का निर्माण हुआ पहली बार 1773 में। ऐसे संविधान का निर्माण हुआ है मेरे बच्चे, ऐसे बनते जा रहा है हमारा सिस्टम। तो पहली बार सुप्रीम कोर्ट भी आ गया, दूसरा आ गया क्या, तो बंगाल के गवर्नर जनरल। अब देखो 2 सिस्टम लागू कर दिया कि बंगाल के गवर्नर जनरल भी होगा और दूसरा सुप्रीम कोर्ट भी होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी 1773 में, यह कठिनाई थी कि ना बंगाल के गवर्नर जनरल को पता था कि उसका कार्य क्या है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट को पता था कि इसका कार्य क्या है। इसकी जो लड़ाई प्रारंभ हो गई 1773 से लेके कितने तक, 81 तक, तब जाके संसद को एक और काम करना पड़ा, और वो काम करना पड़ा 1781 में, और जिसका नाम था क्या, 1781 में। अब उसका काम था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, बोला जाता है इसको, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट का एक्ट था, ये था 1781, और इसमें क्या किया गया कि ये बता दिया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्य क्या है और सुप्रीम कोर्ट का कार्य क्या है। ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट होगा बेटा, ऐसे सिस्टम का डेवलपमेंट होगा, सिस्टम ऐसे बनता है, समझ में आए। एक और आज हिस्सा पढ़ाएंगे 1784 का, उसके बाद रोज लेकर आएंगे 10 मिनट का टॉपिक, फिर क्वेश्चन देंगे, तब देखना इस क्वेश्चन का आंसर निकलता है कि नहीं। नहीं निकलेगा तो बता देना, देखना हम पढ़ाना छोड़ देंगे। लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि
पढ़ाई रियल में होता क्या है नहीं समझ में आएगा तो भैया हमारा क्या जा रहा है, आपका प्रॉब्लम है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि आप इधर उधर खाली भटकते रहते हैं और जहां पर सही मिलता है वहां पर आप जाते ही नहीं है। ये बड़ा समस्या पैदा हो गई है, समझ में आए। तो दूसरा देखिए 1784 के एक्ट, और ये 1784 के एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। पिट्स इंडिया एक्ट का मतलब होता है बेटा कि ये पिट्स जो हुआ करते थे ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, इन्होंने ये चीजें लेकर आए थे। ये प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ये कंसेप्ट लेकर आए थे पिट्स इंडिया एक्ट, एक नया अधिनियम। और उसका कारण था क्या कारण था? उसका कारण था 1773 के रेगुलेशन एक्ट। तो इसमें एक और बदलाव होता है, एक नया सिस्टम लागू होता है। वो सिस्टम क्या था कि देखो भैया ये कंपनी थी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सारे काम था इनके पास, महाराजों के पास। और ये सारे के सारे 24 का मेंबर सदस्य थे, ये टोटल 24 सदस्य का एक बोर्ड था जिसको बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास सारे के सारे काम हुआ करते थे, ये सारे काम करता था, आर्थिक मामलों का काम, राजनीतिक मामलों का काम, सब के सब यही काम करता था। अब तो इनको क्या, इनकी शक्तियां को छीननी थी, और ये शक्तियां छीनी कैसे गई? तो एक नया सिस्टम लागू करके। और वो नया सिस्टम क्या था तो ध्यान से देखिएगा, इस अधिनियम का सबसे बढ़िया चीज और वो था क्या कि वो कंपनी के 2 भागों में इसके कार्यों को विभाजित करके 2 बोर्ड का निर्माण किया गया। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही से थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, नियंत्रण बोर्ड, कंट्रोलर। इसका निर्माण, एक नई सिस्टम लागू बना दी गई। एक को बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इसको नियंत्रण बोर्ड बोला गया, नियंत्रण बोर्ड बोला गया। और इस नियंत्रण बोर्ड का काम दे दिया गया राजनीतिक काम दे दिया गया। और ये जो आर्थिक मामलों का काम था इसके पास ही रह गया, इसके पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कोई पूछे कितना सदस्य, तो 24 सदस्य थे इसके, 24 मेंबर। तो इसके कितने मेंबर थे? तो 6 मेंबर थे, 6 मेंबर थे। कौन कौन सा 6 मेंबर थे? कोई पूछ ले आपसे तो एक राज्य सचिव था, सचिव संसद के, दूसरा कोषाध्यक्ष था, कोष के अध्यक्ष मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, और 4 जो मेंबर थे वो महाराज किंग के प्रीवी काउंसिल के सदस्य थे। और प्रीवी काउंसिल क्या थी ये बेटा? ये प्रीवी काउंसिल कुछ नहीं, जो राजा को सलाह दिया करती थी। इस राजा की सलाह पे उनके सलाहकार समिति हुआ करता था। इस सलाहकार समिति के 4 मेंबर को नियंत्रण बोर्ड में डाल दिया गया। और ये नियंत्रण बोर्ड के कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर हो गए, 6 सदस्य हो गए। ये हो गया नया प्रणाली का गठन, कितने? 1784 में। और ये प्रणाली क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। आप जब ऐसे पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, तभी मजा आएगा, समझ में आए। यदि ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जी, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस तरह से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा और तब जाके इसके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नहीं होगा तो मेरे को बताइएगा। हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना पता चले। कहने का मतलब सिंपल सी है बच्चे, आपको इस तरह से पढ़ना होगा, कम समय में बहुत ज्ञान लेनी है, तब जाके क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। हमारा तो मामला यही है। हम तो देखो ईमानदारी से बच्चे पढ़ाते हैं, हमारा ईमानदारी से पढ़ाना ही हमारा जो है ना स्ट्रेंथ है। और यदि आप लोग समझे, भले लेट समझोगे लेकिन समझोगे जरूर, समझा के मानूंगा मैं भी बहुत जिद्दी आदमी हूँ, बहुत जिद्दी टीचर हूँ मैं ईस्ट इंडिया कंपनी हूँ, लेकर आऊंगा तुम्हारा बुद्धि, समझ में आ।